अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाजिया सज्जाद। आज की बात है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान की स्टोरी क्या है? 15 नवंबर को इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए हैं। सदर ममलिकत ने हुक्म दे दिया है 15 नवंबर को वहाँ इलेक्शन हो जाएंगे। तो ये गिलगित बल्तिस्तान एकदम से एक हाइप क्रिएट हो गई है। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, बल्कि चाइना के लिए भी। और चाइना के साथ साथ पूरी दुनिया भी इस वक्त नजरें जमा कर बैठी है। आखिर गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा क्या है, हमारे लिए ये क्यों जरूरी है, और कश्मीरी ये क्यों चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा ना बने, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में कहानी शुरू करेंगे 1948 से। 1948 में फैसला किया गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने कि वो पाकिस्तान की साइड पे जो है वो रहना चाहते हैं। पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल एक इलाका बन गया वो। और कश्मीरी राजा ने जब इंडियंस के हक में फैसला दे दिया और कश्मीर का इल्हाक इंडिया से कर दिया, तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक जो है वो करना चाहा और कर लिया। लेकिन उसके बाद ये आईनी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना, आज तक नहीं बन पाया। स्टेट सब्जेक्ट रूल, एक जो रूल था, एक कानून था, उसके तहत इसको चलाया जा रहा था और 70s तक ये इसी तरह से चलता रहा। ये रूल ये था कि जो लोग गिलगित बल्तिस्तान के रिहायशी हैं, नेटिव लोग हैं, सिर्फ वही वहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। वहाँ के जितने सरकारी ओहदे हैं, वहाँ की जितने बड़ी सीट्स हैं, वहाँ पे सिर्फ मकामी लोग ही ओहदा हासिल कर सकते हैं। वो सारी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। शादियाँ वहाँ पे जो है बाहर से आके करने वाले या रिश्तेदारियां बनाने वाले भी प्रॉपर्टी खरीदने के मिजाज नहीं हो सकते। 70s तक ये कानून इसी तरह से चलता रहा। 70 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसको चेंज किया और इसके बाद थोड़ा सा इसमें चेंज ये लाया गया कि इसमें पाकिस्तान के करीब लाते हुए इसके ज़ेर इंतज़ाम किया गया पाकिस्तान के। ये ऑलरेडी भी था भी, लेकिन जिस तरह दूसरे सूबों को हिस्सा दिया जाता है, बहुत सी चीज़ों में इस तरह से गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी रास्ते खुल गए। और ऑल्दो कि ये इसको सूबाई स्टेटस नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद कुछ इस तरह से रिलीफ मिलने लग गया और वहाँ के लोग पाकिस्तान के मज़ीद करीब होते चले गए। ये पाकिस्तान का हिस्सा है, हमेशा से है, लेकिन आईनी तौर पर ये पाकिस्तान का कोई सूबा नहीं है अभी तक। और 29 अगस्त 2009 में जरदारी साहब की गवर्नमेंट में गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट और सेल्फ गवर्नेंस जो रूल है वो फिर एक्ट नाफिज किया गया। उस कानून के तहत अब नया सिलसिला शुरू हो गया और इसको एक सूबा बनाने के लिए जो है वो काम ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो गया। गवर्नर बनाया गया वहाँ पे, कमर ज़मान कायरा साहब भी एज गवर्नर वहाँ काम कर चुके। वहाँ पे एक कानून साज असम्बली इसके बाद जो है वो काम कर रही है और अपनी सूबाई जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल करती है। ऑल्दो कि वो सूबा नहीं है पाकिस्तान का, लेकिन 2009 के बाद से, 2009 के बाद से जरदारी साहब की गवर्नमेंट में जो इसके लिए अमेंडमेंट की गई थी, उसके बाद से ये एक सूबे की तरफ से काम कर रहा है, जिसकी अपनी कानून साज असम्बली है और सारे मामला जो है वो चलाए जा रहे हैं। लेकिन अब जो मुतालबा है वो गिलगित बल्तिस्तान की अवाम की जानिब से जोर पकड़ चुका है कि हमने 7 दिहाइयाँ जो हैं वो गुजार दी हैं। हम पाकिस्तान से इल्हाक करने आए थे और आज तक हमारा इल्हाक नहीं हो सका। सूबा बनाया जाए और जो सूबों को बाकियों को हक मिलता है, हमें भी वो सारे हकूक दिए जाए ताकि हम भी बीइंग पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन कश्मीरी ये नहीं चाहते। कश्मीरी अवाम इस चीज़ के सख्त खिलाफ हैं। उनका हमेशा से कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो अलग हैसियत है उसे कायम रखा जाए। इसे किसी भी तौर पाकिस्तान का सूबा नहीं बनना चाहिए। 1993 में आज़ाद कश्मीर की जो हाई कोर्ट है उसने एक दफ़ा कोशिश भी की कि इसको ज़म कर दिया जाए कश्मीर के अंदर, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, बहुत सी तहरीकें चली और ये कामयाबी उन्हें नहीं मिल सकी। आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट की ये कोशिश नाकाम हो गई और उसके बाद जो है कश्मीर की तरफ से दोबारा ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई। अच्छा, अब गौर करने की बात यह है कि ये टेक्निकली कुछ ऐसी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से कश्मीरी चाहते हैं कि ये पाकिस्तान का हिस्सा न बने। किस्सा ये है कि जब कभी अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस के मुताबिक इस्तिस्वाब राय कराया जाएगा, वोटिंग कराई जाएगी कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान से अलग रहना चाहते हैं, व्हाटएवर जो भी उनका डिसीजंस होगा, उनके डिसीजंस होंगे, उसके बारे में जब वोटिंग कराई जाएगी तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं उनके वोट कश्मीरियों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कश्मीरी कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान दरअसल कश्मीर का ही हिस्सा था।
लेकिन ये भी एक तारीखी गलती है। गिलगित बल्तिस्तान पूरे का पूरा कभी भी कश्मीर का हिस्सा नहीं रहा। उसके कुछ पार्ट्स थे, कुछ एरियाज थे जो कश्मीर का हिस्सा थे, लेकिन एक्चुअली वो पूरे का पूरा कभी भी कश्मीर का हिस्सा नहीं था। लेकिन कश्मीरियों के लिए 15 लाख वोट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत अहमियत के हामिल है। वो 15 लाख वोट जो कि गिलगित बल्तिस्तान से उसके हक में पड़ सकते हैं, उसको मिल सकते हैं। कश्मीरियों का कहना है कि जब कभी इस्तिस्वाब राय होगा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करना शुरू किया जाएगा, और जब रेफरेंडम होगा या वोट कास्ट किए जाएंगे, तो जब हमारे वोटों की गिनती होगी, जब हमारे वोट गिने जाएंगे, तो गिलगित बल्तिस्तान के 15 लाख वोट भी हमारे साथ होंगे। उन्हें यकीन है कि मेजॉरिटी उनके हक में फैसला देगी। इसलिए टेक्निकली ये रीज़न है जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पाकिस्तान का सूबा ना बने, बल्कि वो इसी हैसियत में रहे जिसमें वो 1948 के बाद से रह रहा है। तो ये वो रीज़न है। इसके अलावा ऐसी कोई रीज़न नहीं कि जिसको बेबुनियाद जो प्रोपेगेंडा है वो किया जा रहा है इंडिया की जानिब से भी, कि देखिए कश्मीरी भी चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पाकिस्तान का सूबा ना बने। अच्छा, भारत का रवैया इस मामले में ये है कि वो इसे मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान कहता है। जैसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं उस कश्मीर को कि जो इंडिया के तसल्लुत में, इसी तरह से इंडिया जो है वो इस गिलगित बल्तिस्तान को मकबूजा इलाका कहता है। ये पाकिस्तान ने इस पर कब्जा किया हुआ है, और जब से सूबा बनाने की बात हुई है तो बहुत ज़्यादा एक हाइपर टेंशन जो है वहाँ क्रिएट हो चुकी है। इस बारे में बहुत से बयान दिए जा रहे हैं। हमने एक डैम बनाना था वहाँ, लेकिन वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, किसी ने हमें उसके लिए फाइनेंसिंग नहीं की, पैसे नहीं दिए, बिकॉज इंडिया ने हर जगह जाकर ये कहा था कि ये मकबूजा इलाका है, ये मुतनाज़ा इलाका है, इस पर डिस्प्यूट चल रहा है। यहाँ पे अगर आपने डैम बनाने दिया पाकिस्तान को और इसके लिए फंडिंग कर दी तो फिर ये हमारा इलाका हमारे हाथ से निकल जाएगा। और हमें किसी ने पैसा नहीं दिया डैम बनाने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि इंडिया नहीं चाहता था। अब इंडिया नहीं चाहता था, हमें डैम के लिए पैसा नहीं मिला, हमने बहुत साल गुजार दिए इसी तरह से, और इससे अपना सूबा अभी तक नहीं बनाया। पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल है, लेकिन वो पाकिस्तान का सूबा या इलाका नहीं है उस तरह से जिस तरह से विफाक से जुड़े हुए बाकी सूबे हैं। अब बात ये है कि नौबत यहाँ तक क्यों पहुँची और हमें इतनी जल्दी जो है यहाँ पे अमेंडमेंट्स की या ये सारी चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो इसका जवाब है कि सी पैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये वो जगह है कि जहाँ से सी पैक पाकिस्तान में दाखिल होता है। सी पैक का रास्ता जो पाकिस्तान में दाखिल होता है वो गिलगित बल्तिस्तान से है। इसके अलावा अगर गिलगित बल्तिस्तान को देखें तो 4 मुख्तलिफ ममालिक जो है इसके इर्द गिर्द हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और ताजिकिस्तान है। 3 एटमी ताकतों में घिरा गिलगित बल्तिस्तान और उसके लोग अब चाहते हैं कि हमें फ़ौरन से जो है वो पाकिस्तान का सूबा बना दिया जाए। ये उनकी अपनी डिमांड है, क्योंकि उन्होंने कश्मीर हाई कोर्ट की जो कोशिश थी उसको भी नाकाम किया, और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा बने, पाकिस्तान का सूबा बने, प्रॉपर एक सूबाई स्टेटस उन्हें मिले, और वो सारी चीज़ें, वो लग्जरीज, वो फैसिलिटीज़ या बीइंग पाकिस्तानी मुख्तलिफ सूबों के लोग जो कुछ अपने हकूक़ रखते हैं वो उन्हें भी मिल सके। इसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि नेपाल को हमने सी पैक में से जो रास्ता देना है वो भी यहीं से गुजरता है। अगर हम ये गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत नहीं चेंज करते, इसे सूबा नहीं बनाते, तो ये एक गैर महफूज रास्ता बन जाएगा और हमारे लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ना तो हम नेपाल को रास्ता दे सकेंगे, बिकॉज इलीगल करार दे दिया जाएगा पूरी दुनिया में। सी पैक हमारा जो सी पैक का रास्ता है दाखिली वो भी यही बनता है, और हमने नेपाल को जो सी पैक में रास्ता देना है, जो रोड्स जहाँ से देनी है वो भी यहीं से गुजर के जाती हैं। तो हमारे लिए इसको जल्द अज जल्द एक सूबे का स्टेटस देना इसलिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। गिलगित बल्तिस्तान को अगर देखें तो इसमें K2 है, दुनिया का दूसरा बड़ा पहाड़, माउंट एवरेस्ट, किलर माउंटेन जिसे कहा जाता है, मुश्किल चढ़ाई है जिसकी दुनिया भर के सयाह यहाँ आते हैं। 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसकी, 14 अजला पर मुश्तमिल, 3 मजमूई तौर पर इसके पार्ट्स कहा जाते हैं, चिलास, गिलगित और स्कर्दू। हुंजा की वादी यहाँ पे पूरी दुनिया के लिए जो इसमें अट्रैक्शन है। इसके अलावा जो साई का मकाम सारी दुनिया से देखने आती है। नेचुरल ब्यूटी बेतहाशा यहाँ पे, और पूरी दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये सयाहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़बरदस्त मकाम है, और माउंटेन रेंज जो है इसकी वो बड़ी ज़बरदस्त है। यहीं पे आप देखें, यहाँ पे पिस्सू नाम का एक गांव है जिसे दुनिया का गांव नंबर 1 करार दे दिया गया है। खूबसूरती के लिहाज से पिस्सू को दुनिया का नंबर 1 गांव करार दे दिया गया है। यहाँ पे सियाचिन भी है,
दुनिया का बुलंद तरीन महाज़ जंग। तो यहाँ पे इतना कुछ है कि इसको इस तरह से इस मकाम पर अब नहीं छोड़ा जा सकता जब कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया गया है और हमें सी पैक के लिए रास्ते जो है वो लीगल करने की ज़रूरत है। सी पैक को महफूज बनाने के लिए ये सब इक़दाम करने की हमें शदीद ज़रूरत है। पुराना सिल्क रोड जो था, जो पराक्रम हुए थी, वो पुराना जो छोटा सा मुख्तसर सा रास्ता था, बहुत बड़ी तंग सी सड़क थी, वो शाहराह रेशम जिसे कहा जाता है, दुनिया का एक अजूबा था वो, जहाँ से खच्चर और घोड़ों के ज़रिए जो है रेशम और मसाले जो है उनकी ट्रेड हुआ करती थी, वो भी यहीं पे मौजूद था पहले। शाहराह रेशम के पुराने रास्तों में से वो एक था और बड़े खूबसूरत इलाका। तो ये बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब हुआ क्या, इसी महीने की 16 तारीख को गंडापुर साहब जो हैं वो मिलते हैं गिलगित बल्तिस्तान के सहाफ़ियों से और उन्हें बताते हैं कि हम आपकी देरीना ख्वाहिश पूरी करने वाले हैं, गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का स्टेटस दिया जाने वाला है बहुत जल्द। सहाफ़ियों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने अनाउंस कर दिया गिलगित बल्तिस्तान में भी, और क्योंकि यहाँ तैयारियाँ अंदर खाते सारी पूरी हो चुकी थी, तो उसी शाम आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों के साथ मुलाकात करते हैं। उसमें बिलावल सरदारी थे, फजलुर रहमान साहब थे, शेख रशीद थे, मुस्लिम लीग नून के लोग थे, हर पार्टी के लोग जो है वहाँ मौजूद थे। दिफाई मामलात, सलामती के जो मामलात हैं वो उन्हें बताए गए और आर्मी की जानिब से बताया गया कि दिफाई लिहाज से, सलामती के लिहाज से ये कितना ज़रूरी है कि गिलगित बल्तिस्तान को फ़ौरन से जो है वो सूबा बना लिया जाए या उसकी एक आइनी हैसियत जो है वो बना दी जाए फ़ौरन से। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हमेशा अपना पॉलिटिकल फ़ायदा देखती हैं, इस मौके पर भी वो अपना पॉलिटिकल फ़ायदा देखने से बाज नहीं आ सकी। जहाँ पे आर्मी उन्हें ब्रीफ कर रही थी सलामती और दिफाई मामलात में कि कितना इम्पोर्टेंट है ये इलाका और क्यों हमें ये स्टेप लेना लाजमी होगा, वहाँ उन लोगों ने जनाब अपना वही रोना मचा दिया कि अभी इसको पाकिस्तान का हिस्सा ना बनाया जाए, अभी इसको सूबे का दर्जा ना दिया जाए, क्योंकि अगर ये इमरान गवर्नमेंट में ये काम होता है तो उसके बाद जब वहाँ इलेक्शन होंगे तो सारे का सारा जो है एडवांटेज, सारे का सारा बेनिफिट जो है वो पीटीआई को मिल जाएगा और अगले इलेक्शंस में वहाँ से पीटीआई की गवर्नमेंट बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले वहाँ इलेक्शन करवाया जाए और उसके बाद जो है उसको सूबे का दर्जा दिया जाए ताकि गवर्नमेंट इसका क्रेडिट ना ले सके। पॉलिटिकल और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था सबका और तमाम अपोजिशन पार्टीज़ का खास तौर पर यही पॉइंट ऑफ व्यू था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वहाँ से अभी ख़त्म हुई है, तो आर्मी चीफ ने इस चीज़ को सुना, उन्होंने इस चीज़ को मान लिया क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू था, उसे मान लिया गया और गवर्नमेंट को बता दिया गया कि जी आप इसमें इलेक्शन करवा लें, अभी पहले इलेक्शन करवा लें और इसके बाद जो इसे सूबे का स्टेटस दे दिया जाए। इसी वजह से सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने 15 नवंबर को वहाँ इलेक्शन अनाउंस कर दिए। 15 नवंबर को वहाँ इलेक्शन होंगे, वो पूरी असम्बली जो भी जिस तरीके से भी वो बनाते हैं वो बना लेंगे, उसके बाद कानून साजी की जाएगी और फिर उसको पाकिस्तान का प्रॉपर एक सूबा बना दिया जाएगा। अच्छा, अब इसमें सियासी जमातें जो हैं वो पॉइंट स्कोरिंग से भी बाज नहीं आ रही, अपने पॉलिटिकल फ़ायदे उठाने से भी बाज नहीं आ रही और लग यूँ रहा है कि पाकिस्तान की सलामती से, दिफाई मामला से उन्हें कोई कंसर्न नहीं है। अब हुआ ये कि ये जो गहमा गहमी चल रही है और अपोजिशन खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के केसेस जो हैं वो वाइंड अप होने की तरफ जा रहे हैं, इश्तिहारी करार दिया जा रहा है और बयानिया जो है वो अपनी मर्ज़ी का जो है वो अपनी मर्ज़ी के चैनल्स के ज़रिए या अपनी हिमायत के जो चैनल्स हैं उनके ज़रिए फैला रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बहुत कड़वी ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। तो नवाज शरीफ ने जो है इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद की बहुत ज़्यादा, वहीं मरियम नवाज भी पीछे नहीं रही क्योंकि ये आर्मी की तरफ से ब्रीफिंग दी गई थी गिलगित बल्तिस्तान पे, तो मरियम नवाज ने वो अपने केसेस की भड़ास या अपने फादर की नाकामी की भड़ास जो है वो इस तरह से निकाली कि मीडिया को ये कहा कि गिलगित बल्तिस्तान का फैसला जीएचक्यू में नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट में होना चाहिए। और मुस्लिम लीग नून के हिमायती जो है वो अपनी लीडर की बात सुन के जी वो यही नारे लगा रहे हैं कि जीएचक्यू में ये फैसला क्यों हो रहा है, ये पार्लियामेंट में होना चाहिए। तो यहाँ ये चीज़ क्लियर करूँ मैं आपको कि ये फैसला जीएचक्यू में नहीं हो रहा और ना ही हुआ है, वहाँ सिर्फ डिस्कशन हुई थी। अभी जब ये डिस्कशन हुई है तो फैसला तो भी होना है, वो पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट के जॉइंट सेशंस में जाए या फिर जिस तरह से भी हो, लेकिन ये पार्लियामेंट में जाएगा, वहाँ डिस्कशन फिर से होगी, वहाँ पे वोटिंग होगी या जिस भी तरीके से जो है इसको मंजूर किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा, जो भी होगा वो सब पार्लियामेंट में होगा। तो ये कहना कि जीएचक्यू में फैसले नहीं होने चाहिए एक फजूल सी बात है, बेपर की बात है, इसका कोई सर पैर नज़र नहीं आता। लेकिन मीडिया में इन रहने के लिए, बीइंग ऑपोजिशन
اپوزیشن لیڈر اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے مریم نواز نے یہ بات کر دی جس کا کوئی سر پیر نہیں، اور ان کے فالوئرز جو ہیں مسلم لیگ نون کے لوگ، انہوں نے جناب شور مچانا شروع کر دیا، ایک ہائپ کریٹ ہونے لگ گئی کہ GSTU سے فیصلے پھر سے ہونے لگ گئے ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، فیصلہ نہیں، صرف ڈسکشن ہوئی تھی۔ 15 نومبر کو ہونے والے انتخابات اور اس کے بعد ہونے والا فیصلہ پوری دنیا کے لیے اہم ہوگا، کیونکہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے اس وقت خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال بہت امپورٹنٹ ہے۔ مزید اس بارے میں کیا ہوگا ضرور آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ابھی دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔